चलो साहब, आ गए हैं एक बहुत ही लेंदी चैप्टर की तरफ जिसका नाम है डायरेक्टिंग। जैसे ही आप स्टाफिंग करते हो, जैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में बेटा एम्प्लॉइज आते हैं, अब उनसे काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनको देने पड़ेंगे इंस्ट्रक्शन, उनको देना पड़ेगा गाइडेंस, और यहीं से एक फंक्शन चालू होता है जिसका नाम है डायरेक्टिंग। चलेगा साहब? सर बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सर देख लें एक बार डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या आता है। सर प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यूज की जाती हैं आपके एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए, और वही होता है एक फंक्शन जिसका नाम है डायरेक्टिंग। चलेगा? क्योंकि साहब देखो चैप्टर बहुत लेंदी है और हमारे पास इतना टाइम है नहीं, तो जहां मुझे लगेगा कि ये आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको केवल आपको होमवर्क के रूप में दे दूंगा, आप उसको रीड कर लीजिएगा। चलेगा साहब? जैसे सबसे पहला आ रहा है सर कैरेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन है जहां से एक्शन चालू हो जाती है। सर डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती ही है, बिल्कुल आपको पता है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो हेल्प इन इनिशिएट एक्शन, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, गाइड एम्प्लॉयज, हेल्प टू इंप्लीमेंट चेंज, ब्रिंग स्टेबिलिटी। यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर डायरेक्टिंग के होते हैं कितने एलिमेंट? 4। सबसे पहले उसमें आता है सुपरविजन, फिर दूसरा आता है मोटिवेशन, तीसरा आता है लीडरशिप, एंड चौथा आता है कम्युनिकेशन। मतलब मेजोरिटी में अगर आप बोलोगे कि डायरेक्टिंग जो है वो इन 4 चीजों से मिलकर बनी हुई है। अब हमने क्या करना है? एक एक को पढ़ना है, लेकिन पढ़ते समय ध्यान क्या रखना है कि हम उन बातों पर फोकस करें जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर बात की जाए एलिमेंट नंबर 1 की जिसका नाम है सुपरविजन। अच्छा, सुपरविजन को आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो सुपरविजन इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सुपरवाइजर। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डेजिग्नेशन होती है जिसको आप बोलते हो सुपरवाइजर, उसका काम क्या होता है? वर्कर्स को सुपरवाइज करता है, तो सुपरवाइजर के द्वारा परफॉर्म किया गया फंक्शन इज कॉल्ड सुपरविजन। बोलो चलेगा? आप ऐसे समझ सकते हो। देखो नीचे आ जाते एक बार, देखो कैन बी अंडरस्टूड प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा क्या बोला उन्होंने? सर इट इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड अदर रिसोर्सेज। जब आप एम्प्लॉय के एफर्ट को गाइड करते हो उसको भी आप क्या बोल सकते हो? सुपरविजन। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन होमवर्क है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, और जब मैं बोल रहा हूं रीड कर लीजिएगा, आप केवल ये रेड इंक को भी रीड करोगे बेटा, मोर देन एनफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलेगा साहब, आगे आ जाते हैं। दूसरा होता सर मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता सर इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट। जब आपको कोई इंड्यूस करे, कोई आपको प्रेरित करे किसी काम को करने के लिए, उसको ही हम बोलते हैं मोटिवेशन। चलें साहब, फीचर्स एक बार देख लीजिएगा। इंटरनल फीलिंग होती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि अगर आप इतने मार्क्स लाओगे तो मैं आपको अवार्ड दूंगा, तो ये हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन। मैंने बोला अगर इतने ना मार्क्स नहीं आए ना तो पनिशमेंट दूंगा, इट इज नॉन एज नेगेटिव मोटिवेशन। चलेगा साहब? 3 इंटर रिलेटेड टर्म होते हैं बेटा, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। सर मोटिव का मतलब क्या होता है? वो गोल जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप उस गोल तक पहुंचेंगे। और मोटिवेटर होती है वो टेक्निक जो यूज की जाएगी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। बहुत बढ़िया, आगे आओ साहब। मोटिवेशन की प्रोसेस एक बार बस देख लीजिएगा। सर सबसे पहला आता है अनसेटिस्फाई नीड, एक ऐसी जरूरत जो अभी तक आपकी फुलफिल नहीं हुई। उससे आती है टेंशन, देन आप जाते हो ड्राइव की तरफ, फिर आता है सर्च बिहेवियर दैट नीड फुलफिल एंड रिड्यूस टेंशन। एक नीड खत्म होती है क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, तो नई नीड चालू होगी और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। यहां पर बेटा ये एग्जाम के लिए बढ़िया है, इसलिए अपन इस पर थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कशन कर लेते हैं। वो है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। एक पर्सन हुए बेटा जिनका नाम था मैस्लो, और उन्होंने एक अपनी रिसर्च करते हुए एक पूरी की पूरी बेटा एक थ्योरी बना दी जिसको नाम दिया गया मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। उन्होंने मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरी बनाई थी। कल को एग्जाम में क्वेश्चन बेटा डायरेक्टली भी आ सकता है, और जो उन्होंने वो नीड बताई हैं 5, उनके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इसीलिए हमें इस पर चर्चा बढ़िया करनी है। आप एक काम करें, मैस्लो को समझते हैं पहले। मैस्लो की थ्योरी किस पर बेस्ड है? ह्यूमन की नीड पर। और अकॉर्डिंग टू मैस्लो उन्होंने बोला जो ह्यूमन की नीड होती है वो होती है 5, और दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो ये 5 नीड है ना, ये भी एक हायरार्की में है, एक ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस में है। उनका ऐसा मानना था। चलो कौन कौन सी नीड होती है सर? पहली होती है सर फिजियोलॉजिकल नीड,
मतलब बेसिक नेसेसिटी वाली। फिर होती है सेफ्टी, जो मेरे पास बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान, वो रेगुलर मिलते रहना चाहिए, सेफ्टी की बात होती है। फिर होती है लव एंड बिलोंगिंग, दोस्त होने चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए, ये सारे लव एंड बिलोंगिंग में आते हैं। एसटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, ये देखो जिंदगी में सब कुछ और सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तो आई थिंक वो किसी काम का नहीं है, ये भी चीजें होती है। और लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 नीड होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अकॉर्डिंग टू मैस्लो। और ये कैसे हैं? सीक्वेंस में है, हायरार्किकल ऑर्डर में है। मतलब सबसे पहले आप किस पर काम करोगे? सबसे लोअर पर। जब ये पूरी होगी तभी आप जाओगे इससे हायर लेवल पर, एंड सो ऑन। सर मैस्लो नीड हायरार्की के कुछ 4 अजम्पशंस हैं, और कल को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वो पूछ लेते हैं कि राइट डाउन दी अजम्पशंस ऑफ मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी। तो आपको 4 अजम्पशन जो है वो याद रखने हैं। अजम्पशन नंबर 1 ये होता है कि जो पीपल का बिहेवियर होता है वो बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। दूसरा क्या लिखा है? पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। जैसे हमने बोला कि जो नीड है वो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, एक हायरार्की में है। A satisfied need can no longer motivate a person। एक ऐसी जरूरत, एक ऐसी नीड जो फुलफिल हो चुकी है, वो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकती। मैं अभी आपको मोटिवेट करूं, बढ़िया पढ़ो, 11th में अच्छे मार्क्स लाओ, इज इट पॉसिबल कि आप मोटिवेट होंगे? क्योंकि वो नीड आपकी फुलफिल हो चुकी है। लेकिन अभी मैं बोलूं बढ़िया पढ़ो, आप 12th के लिए लाओ, तो आप मोटिवेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो नीड अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। एक सेटिस्फाइड नीड कभी भी किसी पर्सन को मोटिवेट नहीं कर सकती है। मूव कब करना है हायर लेवल पर? जब मूव आप करोगे नेक्स्ट हायर लेवल पर, जब हायरार्की में ओनली व्हेन लोअर नीड इज सेटिस्फाई। जब तक आपकी पहली नीड फुलफिल नहीं होती, आप सेकंड पर मूव नहीं कर सकते हो। ऐसा मानना था मैस्लो साहब का, और ये पूरी उनकी थ्योरी है। अब मोटिवेट करने के लिए आप कुछ तो तरीके यूज करते हो, कुछ तो मेजर्स यूज करते हो। उन मेजर्स को बोलते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव 2 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं मॉनेटरी, कुछ होते हैं नॉन मॉनेटरी। जो फाइनेंशियल होते हैं वो होते हैं मॉनेटरी साले, और जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं वो होते हैं साइकोलॉजिकल। आप नॉन मॉनेटरी चीजों को भी यूज करके लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। आइए साहब, यहां पर फिर केस स्टडी या क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है बेटा पे एंड अलाउंसेस। बेसिक सैलरी वगैरह जो होती है वो इसके अंदर आती है। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज क्या होते हैं सर? आपने वेजेस को लिंक कर दिया है किससे? प्रोडक्टिविटी से। जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी वेजेस भी उतनी ज्यादा होंगी। तीसरा होता है बेटा बोनस, जो आपको बेसिक सैलरी और बेसिक वेजेस से ओवर एंड अबव मिलता है, उसको बोलते हैं बोनस। प्रॉफिट शेयरिंग आजकल ये बहुत ट्रेंड में है बेटा, कि आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को डायरेक्टली प्रॉफिट में ही हिस्सा दे देती है। अगर ऐसा होगा तो उसको कैसे फील आती है? ऑनर वाली फील आती है। वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर फिर काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल कहेगी कि ये प्रोजेक्ट है, अगर इसको आप फुलफिल करते हो इससे जो भी प्रॉफिट आएगा उसका हम से 10% 20% आपको देंगे। तो डायरेक्टली हम उसको शेयर बना दे रहे हैं किसमें? प्रॉफिट में। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन आपने ऑलवेज सुना होगा। स्टॉक ऑप्शन मतलब कंपनी अपने कंपनी के ही शेयर किसमें दे देती है? मार्केट से कम प्राइस में, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन। रिटायरमेंट बेनिफिट भी दे सकते हो आप, ग्रेचुटी वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह। पर्क्यूसेट्स दे सकते हो, मतलब और बेनिफिट भी दे सकते हो, जैसे कार फैसिलिटी दे दो, हाउसिंग फैसिलिटी दे दो, मेडिकल फैसिलिटी दे दो, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी दे दो। ये सारी फैसिलिटी भी ओवर एंड अबव दी सैलरी, ये भी आप दे सकते हो। सर नॉन फाइनेंशियल के अंदर आता है सबसे पहले तो स्टेटस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको फाइनेंस से बहुत प्यार नहीं है, पैसे से बहुत प्यार नहीं है, लेकिन उनको इज्जत बहुत प्यारी है, डेजिग्नेशन अच्छी चाहिए। तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या करो? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको बढ़िया सी एक डेजिग्नेशन रैंक दे सकते हो, ये होता है स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, सर कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अलग करे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। करियर एडवांसमेंट, सर ट्रांसफर, प्रमोशन जैसी फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगला क्या लिखा है? जॉब इनरिचमेंट। सर क्या करो सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसा होना चाहिए? वैरायटी का होना चाहिए, उसको रोज नए नए चैलेंजेस मिले ताकि उसको काम करने में क्या आए? मजा आए। एक रेगुलर बेसिस पर आप सेम काम करवाते रहोगे तो क्या हो जाता है? आदमी बोर हो जाता है, फिर वो सोचता है कि एक काम करते हैं यार, दूसरी कोई और जॉब स्विच कर लेते हैं ताकि वहां कुछ वैरायटी ऑफ वर्क मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, इस पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बेटा। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम सुना है? एक मूवी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो यहां होता है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। आप एक्नॉलेजमेंट कर सकते हो बेटा उसका, देखो शो दी एप्रिसिएशन, तो ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है। जॉब सिक्योरिटी बेटा, आप ये बोलते हो ना
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सुना होगा मेरी वहां पर जॉब परमानेंट जॉब है। तो ये बेसिकली आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो जॉब है वो सिक्योर है, आपको जॉब को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप अगर उसको जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो ना, तो आप हमेशा ध्यान रखो वो दूसरी जॉब को ढूंढने में भटकेगा नहीं फिर। और अगर उसको लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ जॉब सिक्योर नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद वो शाम को 2 घंटे जॉब ढूंढेगा फिर, और कल को उसको तुमसे बेहतर जॉब मिली तो तुमसे बोलेगा कि अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। तो जॉब सिक्योरिटी भी दे सकते हो। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, बेटा डिसीजन मेकिंग में आप एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट करवा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उसके डिसीजंस मानो, आपको पार्टिसिपेशन करवाना है। इससे होता है कि कहीं ना कहीं वो फीलिंग एम्प्लॉय को आती है कि आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, बेटा कुछ छोटे मोटे डिसीजन लेने की पावर भी आप एम्प्लॉय को दे सकते हो, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। चलो मालिक, लीडरशिप। लीडरशिप में मैं क्वेश्चन बता देता हूं जो मेरे लिए पर्सनल फेवरेट है, वो है सर स्टाइल या टाइप ऑफ लीडरशिप। बेटा 3 टाइप्स की लीडरशिप स्टाइल होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिक। और यहां से क्वेश्चन आपको केस स्टडी के मिल सकते हैं, बढ़िया, इसलिए इसको पढ़कर जाइएगा। सर एक ऐसा लीडर जो सारे डिसीजंस कौन लेता हो, खुद, और अपने फॉलोअर को सिंपल क्या बोलता हो कि आपको केवल और केवल फॉलो करना है, वो किसी ही फॉलोअर की सजेशन को लेता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर। क्या लिखा है, एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। सर वो ऑर्डर देगा और उसका ये मानना है कि फॉलोअर इसको बस फॉलो करें, डिसीजन लेते समय उसको किसी की सजेशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लान, वो फ्यूचर प्लान के बारे में कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ऑल डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन द लीडर, पूरा डिसीजन मेकिंग पावर को वो अपने पास खुद रखेगा, बाकी फॉलोअर को वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर। इट इज लाइक बॉसिंग पीपल अराउंड, चलेगा। बेटा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल तब यूज की जाती है जब आपके पास समय कम हो, आपको डिसीजन क्विक लेना हो और इतना टाइम नहीं है कि आप सारे लोगों को बुलाएं, फिर उनसे सजेशंस लें, फिर उनसे एडवाइस लें। तो जब आपको पास रश ऑफ टाइम हो, तब आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल चूज कर सकते हो। चले मालिक, दूसरी कौन सी होती है, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। ये बेटा उसकी जस्ट क्या है, अपोजिट है, उल्टी है। इसमें क्या होगा सर, डेमोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग दी ग्रुप, जो उसके फॉलोअर हैं, जो उसका ग्रुप है, उससे कंसल्ट करके उनके सजेशंस, उनकी एडवाइस लेकर ही वो फाइनल ऑर्डर पास करता है। ठीक है साहब, ये होता है आपका सेकंड। और थर्ड जो है बेटा, ये तो खैर अलग ही है, लेजी स्फेयर और फ्री रेन लीडर। क्या बोलते हैं सर इसको, गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू दी सबऑर्डिनेट। सर ये एक ऐसा लीडर है जो अपने सबऑर्डिनेट को कंप्लीट फ्रीडम दे रहा है कि देखो जिसको जैसा मन में लगता है आप वो काम वैसा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, हाँ उस काम को करने में अगर कोई रिसोर्सेज की जरूरत पड़े तो वो मैं अरेंज करके दूंगा। आप ये इसमें साथ में पढ़िएगा, मैंने इस पीडीएफ में डाल रखा कि ये लीडरशिप स्टाइल कब यूज नहीं करनी चाहिए और कब यूज करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो लेजी स्फीयर या फ्री रेन आप कब यूज कर सकते हो, जब आपके सबऑर्डिनेट इतने कैपेबल हो कि वो स्वयं से डिसीजन भी ले सकते हैं और स्वयं से काम, अब पता चले कि आपके जो सबऑर्डिनेट है वो इस लायक ही नहीं है, तो फिर आप ये लीडरशिप स्टाइल यूज कर लो, तो वो तो फिर उन्होंने 12 बजा दी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सी लीडरशिप स्टाइल यूज करनी चाहिए, वो भी यहां पर लिखा हुआ है, सो एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा, चलेगा साहब। ठीक है, अगला आता है बेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से निकला था, जिसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है, बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या ज्यादा लोगों के बीच में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है उसी को ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। चलो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आता है सेंडर, मतलब वो पर्सन जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहता है। सर वो इंफॉर्मेशन, वो आइडिया, वो फीलिंग जिसको वो शेयर करना चाहता है उसको बोलते हैं मैसेज। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, मैसेज को कन्वर्ट करना कम्युनिकेशन सिंबल्स में। मीडिया क्या होता है, वो पाथ जिसके थ्रू वो मैसेज भेजा जाएगा। फिर डिकोडिंग होगी, अगेन जो सिंबल आया है उसको कन्वर्ट करना किसमें, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। रिसीवर कौन होता है, जिसको मैसेज देना है या दिया गया है। फीडबैक क्या होता है,
रिसीवर ने जो क्या बोल सकते हैं, रिसीवर के मैसेज मिलने के बाद जो भी एक्शंस होंगे, जो भी रिएक्शंस होंगे, वो कहलाएगा उसका फीडबैक। और नॉइज मतलब होता है सर हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्ट जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस के दौरान आते हैं। ठीक है साहब, इंपॉर्टेंस एक बार आप देख लीजिएगा, इस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कम्युनिकेशन बेटा दो होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। जब भी कम्युनिकेशन होगा थ्रू ऑफिशियल चैनल्स या थ्रू फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू रिमेंबर एक स्केलर चेन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर ऑफिशियल चैनल के थ्रू जब कम्युनिकेशन होता है उसको ही हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। ये बेटा ओरल भी हो सकता है और रिटर्न, लेकिन जनरली रिटर्न ही होता है। बेटा ये वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजेंटल, मतलब ऐसे भी। और वर्टिकल कब बोलेंगे? हाँ करेक्ट। और अगर सेम डेजिग्नेशन के बीच में हो रहा है तो उसको हॉरिजेंटल। इनफॉर्मल क्या होता है सर? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कोई भी फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं करता, वो एक चैनल को फॉलो नहीं कर रहा, वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ग्रेपवाइन। क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेपवाइन? तो आप क्या पढ़ेंगे सर? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन is generally referred to as grapevine because it spread throughout the organization with its branches going out in all direction। grapevine का मतलब होता है अंगूर का गुच्छा। आपने कभी ये अंगूर का गुच्छा उठाया तो उसका कोई एक ऐसा सीक्वेंस नहीं है, वो तो किसी भी दिशा में उसकी ब्रांचेस जाती हैं। वैसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी कोई सिस्टम, कोई चैनल नहीं है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। Informal communication arise out of need of employees to exchange their views which cannot be done through formal। सर ऐसे आइडियाज, ऐसी इंफॉर्मेशन जो फॉर्मल चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बनाया गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दी सोर्स। अब कोई र्यूमर का सोर्स तो कहां से ही डिटेक्ट कर पाओगे, बड़ा डिफिकल्ट है। चलें, वेरियर कौन कौन से होते हैं सर? अगेन यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर कौन कौन से वेरियर हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सर आप करेंगे क्या? वेरियर में आप ये देखेंगे कि कौन सी चीजें कौन से वेरियर के अंदर फॉल होती हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल सिमेंटिक वेरियर क्या बात करता है? ऐसी प्रॉब्लम जो आपको आती है मैसेज को इनकोडिंग और डिकोडिंग करते समय। मैसेज को जब आप इनकोड कर रहे हो या डिकोड कर रहे हो उस समय का अगर कोई हिंड्रेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कहलाते हैं सिमेंटिक वेरियर। जैसे सबसे पहले आपने मैसेज को ही एक्सप्रेस बहुत बैडली किया है, गलत तरीके से किया है कि सामने वाला उसको समझ ही नहीं पा रहा है। करेक्ट है ना बात? वो आता है किसके अंदर? सिमेंटिक वेरियर के अंदर। दूसरा कौन सा लिखा है? सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। अच्छा कोई ऐसे सिंबल है जिसके बहुत सारे मीनिंग है, तो अब तुम उस सिंबल से कुछ और बताना चाह रहे थे, वो कुछ और समझे। जैसे इंदौर में चलता है, वो हाँ को ऐसे ऐसे करते हैं, ना को ऐसे ऐसे करते हैं शायद, तो वो सिंबल ऐसा है। हमारे यहाँ तो हाँ को ऐसे ही बोलते हैं, अब यहाँ कुछ अलग चलता है, तो सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स। फॉल्टी ट्रांसलेशंस बेटा, आप अगर लैंग्वेज से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कल को ट्रांसलेट कर रहे हो तो ट्रांसलेशन ही गलत हुआ है तो मैसेज भी गलत हो जाएगा। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, अगर आपका कम्युनिकेशन किसी अजम्पशंस पर बेस्ड है, कोई शर्तों पर बेस्ड है, तो वो आपने क्लियर करनी चाहिए और आपने वो क्लियरिफाई करी नहीं, तो अगेन इनकोडिंग और डिकोडिंग में क्या आएगा? इशू आएगा। वो भी किसका पार्ट है? सिमेंटिक वेरियर का। क्वेश्चन बेटा टेक्निकल जार्गन पर ज्यादा आते हैं। टेक्निकल जार्गन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सिमेंटिक वेरियर। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स को यूज करना विदाउट नोइंग कि आपका ऑडियंस कैसा है। अगर आपका ऑडियंस बेटा बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है तो आपको वहां सिंपल वर्डिंग्स यूज करनी चाहिए, लेकिन अगर कल को आपने बहुत लंबे चौड़े वर्ड यूज कर दिए तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि सामने वाला उसको समझ नहीं पाता और उसको ही बोलते हैं टेक्निकल जार्गन। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, आपका कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैसेज के जैसे ही बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर मैं हंसी की बात कर रहा हूं तो चेहरे पे स्माइल हो तो ही तो कम्युनिकेशन सही होगा। अब मैं गुस्से में भरा बैठा हूं, मैं हंसी की बात कर रहा हूं, तो फिर ये माहौल बनेगा नहीं। तो एक वो भी हो सकता है। चलो दूसरा कौन सा होता है सर? साइकोलॉजिकल वेरियर। आपके इमोशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बेटा कम्युनिकेशन में। मैं अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज समझाऊं, कभी कुछ बोल रहा हूं और आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो आपका दिमाग कहीं और है, तो कहीं ना कहीं एक बैरियर हो रहा है, इमोशंस आपके बैरियर बन रहे हैं प्रॉपर या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। देखो सर सबसे पहला होता है प्री मैच्योर एवेल्यूएशन। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, आदमी पूरा सुने बिना
पहले ही वो अंडरस्टैंड कर लेता कि तुम ऐसा कहना चाहते हो, जबकि वो ऐसा कहना चाहता नहीं है। हर आई के बाद बेटा लव यू नहीं आता है, हेट यू भी आता है। लेकिन जैसे उसने बोला कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, हम बोलते बस लव यू टू। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, प्री मैच्योर एवेल्युएशन नहीं करना चाहिए। लैक ऑफ अटेंशन ऑलवेज होता है बेटा, आपका जो लिसनर है वो कहीं ना कहीं उतना अटेंटिवली नहीं सुनेगा तो काम होगा नहीं। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। कल को मैंने उसकी सहेली के थ्रू कुछ भेजा और उस सहेली रिटेन ही नहीं रख पाई कि मैंने मेरे दिल के जज्बात क्या क्या बताए थे, तो मेरा मैसेज बीच में ही आधा हो जाएगा। डिस्ट्रस्ट, भरोसा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी बेटा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी कुछ हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, स्टेटस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है अगर है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में तो वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन सकती है। और ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज दे रखी हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। पर्सनल बैरियर, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि घर में अगर हमने मम्मी को ये बताई ना तो ये काम फिर मम्मी मुझे ही दे देंगी, तो इस डर से हम बताते ही नहीं फिर मम्मी को। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी सबऑर्डिनेट सोच रहा है कि अगर मैं सुपीरियर को ये बताऊंगा ना तो कल को सुपीरियर मुझे ही नहीं बोल दे कि हाँ हाँ तुम कर लो एक काम। तो हम चैलेंज से कहीं ना कहीं क्या है डर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम एक क्या बोल सकते हैं पर्सनल बैरियर क्रिएट हो जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर। बेटा कभी कभी जब सबऑर्डिनेट कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो सुपीरियर को उस पर भरोसा नहीं है। जब भरोसा है ही नहीं तो क्या उसके कम्युनिकेशन को वो उतना इफेक्टिवली लेगा क्या? आंसर इज नो। अगेन बेटा, जैसे आजकल है कॉन्सेप्ट, तुम बोलोगे मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मम्मी पापा नहीं मानते क्योंकि तुम्हारी शकल और तुम्हारी बातें मैच नहीं होती हैं। हाँ, जब तुम एग्जाम हॉल से आए हो और घर पहुंचे हो, तुम्हारी शकल पर 12 बजे हुए और तुम बोलो मम्मी ना पेपर आ रहे आज तो फोड़ दिया मैंने। डिस्ट्रस्ट, तुम्हारा सुपीरियर तुम्हारी बात मान नहीं रहा क्योंकि उसको तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस। तो अगेन वो आपकी उस कम्युनिकेशन को उतना इफेक्टिवली परसीव नहीं करेगा। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कभी कभी ऐसा होता है सर सबऑर्डिनेट इच्छा ही नहीं रख रहा कम्युनिकेट करने की, मुझे बात ही नहीं करनी है, वैसा वाला जो तुम्हारे साथ हो जाता है हर 2-3 दिन में। चलो, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, ये तो चाहिए ना भाई साहब कि अगर मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। अगर नहीं होगा बेनिफिट तो फिर देना ही क्यों, कम्युनिकेशन करना ही क्यों। चलें, इंप्रूव कैसे करोगे बेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को? तो सबसे पहले तो आइडिया की बहुत क्लियरिटी होना चाहिए, मैं कम्युनिकेट क्या करने जा रहा हूं वो मुझे क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। जैसे आज अपन नीड ऑफ रिसीवर पर चल रहे हैं, आपके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, हर एक चीज पर बहुत इन डेप्थ नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये समझा कि रिसीवर की नीड क्या है उसके हिसाब से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। अदरवाइज ये चैप्टर इतना बड़ा है कि अपन को 5-7-10 क्लासेस लग जाएं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 20-30 मिनट में खत्म करने की, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। फिर कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कोई डेटा, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, तो आप क्या कर लो, एक्सपर्ट वगैरह से कंसल्टेंसी ले लो बिफोर कम्युनिकेशन। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द, इनका बड़ा ध्यान रखना नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू दी लिसनर। ऑलवेज बेटा ऐसा कुछ कम्युनिकेट करो जो लिसनर के लिए वैल्यू क्रिएट करे। वो आपकी बात अगर सुनकर गया, उसने टाइम यहाँ दिया है, तो उसको कुछ तो वैल्यू एडिशन होना चाहिए। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, ये जरूर पूछ लो भाई साहब कि उसको आपका मैसेज समझ में आया है कि नहीं आया, नहीं आया तो क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीजें भी आपको समझ लेनी चाहिए। तो यहां पर बेटा ये चैप्टर जो डायरेक्टिंग था वो हो जाता है समाप्त। आज के टारगेट में हमने 3 चैप्टर लिए थे, जिसमें पहला था ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा था स्टाफिंग, तीसरा था डायरेक्टिंग। हम मिलेंगे कल अगेन, कल के फिर 3 जो लास्ट बचे हुए चैप्टर हैं वो करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे मालिक एमसीक्यू, असर्शन एंड रीजंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। चलेगा साहब? थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।